जिस काम को तुम्हारा पिता 50,000 रुपए में कर रहा था, उस काम को जो है तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा उस काम को 12,000 रुपए में, 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में कर रहा है। बोले इलाज मेरा हो रहा है या इलाज तुम्हारा हो रहा है? आज लड़ाई है तो भारतीय संविधान को बचाने की है। आज लड़ाई है तो जात पात का खात्मा करने की है। आज लड़ाई है तो सदियों से चली आ रही गैर बराबरी को खात्मा करने की है। 6 फुट की झाड़ू चलाने से अच्छा है कि ये 6 इंच की कलम चला के जो है अपने जीवन में जो परिवर्तन करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें लड़ाई सोच रहे हैं हिंदू और मुसलमान की है, मंदिर और मस्जिद की है, तलवार और भालों से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा? नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें कलम का रास्ता दिखा के गए और उन्होंने कहा कि इस कलम से जो चाहे वो ले लो। शुक्रिया बहन जी, आप सभी लोगों को, देश भर से आए सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी लोगों का बहुजन संसद में बहुत बहुत स्वागत है। जो आयोजक कमेटी है, जो यहाँ की टीम है, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर ओम सुधा साहब के साथ देश भर के जितने भी लोग यहाँ पे इस बहुजन संसद में आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरीके के आयोजन देश नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि देश के हर कोने में होने चाहिए और कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों को उनके हक हकूक की बात बता के हमें जागरूक करना चाहिए। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, नारी मुक्ति के दाता, संविधान के रचयिता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वह इस देश में जिन जिन महापुरुषों ने मानवतावादी व्यवस्था के लिए काम किया, उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, आज बहुत चिंता का विषय यह है कि देश के अंदर जो हालात हैं, जो आज जिन समस्याओं से देश जूझ रहा है, जिन समस्याओं से बहुजन समाज के लोग जूझ रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। सभी ने देश के अंदर 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव बनते हुए देखा। देश में संविधान लागू हुए भी 75 साल से ज्यादा हो गए। सबको समानता का अधिकार मिले भी 75 साल से ज्यादा हो गए। मगर जब हम अपने लोगों को देखते हैं कि इस अमृत महोत्सव में उन शोषित वंचित वर्ग के लोगों को क्या मिला, उन हाशिए पे खड़े समाज के लोगों को क्या मिला, उन सभी लोगों को क्या मिला जिनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की गहरी चिंता थी कि ये मेरे समाज के लोग क्या करेंगे। हम देखते हैं कि देश को आजाद हुए 75 साल से जो ज्यादा हो गए, मगर आज भी ऊंच नीच, जात पात, गैर बराबरी बरकरार है। आज भी बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न बरकरार है। आज भी अधिकारी कर्मचारियों के साथ गैर बराबरी बरकरार है। आज भी देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, घोड़ी पे चढ़ने पे हमारे लोगों को मारा जाता है। आज भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं के लिए इतना विवाद होता है, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद जो है अछूत समाज से, अपीछे समाज से देश के अंदर है, मगर उसके बावजूद भी देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर ग्वालियर में इतना विवाद है। एक तरफ राजस्थान के उच्च न्यायालय में मनु की मूर्ति आज भी स्थापित है, जो इस देश के भारतीय संविधान पे कलंक है और इस देश की मानवतावादी व्यवस्था पे कलंक साबित होती है। मगर आज भी जो है उसका संरक्षण यहाँ की सरकारें कर रही हैं, यहाँ की न्यायपालिका कर रही है, यहाँ की न्याय व्यवस्था कर रही है, जो एक तरफ तो मनु की मूर्तियां स्थापित करने के, उसकी सुरक्षा करने का काम करती हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, जिनकी समता की, समानता की, जियो और जीनो दो की विचारधारा है, उनका विरोध करती है। इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि उनकी क्या सोच है। इससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि वो लोग क्या सोच रखते हैं कि किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को महापुरुषों के अथक प्रयासों से भारतीय संविधान जो है प्रदान हुआ। मैं आपको 1848 में ले जाना चाहता हूं।
1848 में किस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस मानवतावादी व्यवस्था के समर्थन में और मनुवादी व्यवस्था के विरोध में जो है आंदोलन चलाने का काम किया। अगर 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले आंदोलन ना चलाए होते तो क्या ये जो आज स्थिति आज आप लोगों को दिख रही है, आज हम सब लोग यहाँ पे सेमिनार कर पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और तमाम सारी चीजें हैं, तो क्या हम लोग ये कर पाते? 1848 के बाद मैं आपको लेके जाता हूं 1902 कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज के पास कि अगर वो अपने राज्य में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था ना लागू करते तो क्या आज हम लोगों की ये स्थिति होती? फिर उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने के बाद हमें अगर ये हक अधिकार ना दिलाए होते तो क्या हमारे हालात ऐसे ही होते? हम वही हैं जो दूसरों के मैला उठा के जो है दोपहर की रोटी जो है खाया करते थे, दूसरों के जानवर और जो है जानवरों को गंदगी ढोकर उनके मरे हुए जानवरों को उठाकर उसके बदले में कुछ धन अर्जित किया करते थे। हमारी जिंदगी में ये परिवर्तन आया तो आया कैसे? देश का आजाद होने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले हजारों हजार बाबा आए इस धरती और दुनिया में, मगर किसी ने हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं कर पाए, कोई हमारे हक अधिकारों की बात नहीं कर पाए। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बाद ही जो है हमारी जिंदगी में उद्धार हुआ, जो परिवर्तन हुआ। नहीं तो हम वही लोग हैं जो दूसरों की झूठन खाते थे और दूसरों के सामने हाथ फैलाकर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाया करते थे। हम वही लोग हैं जो दूसरों के उतरन पहना करते थे और हम वही लोग हैं जो दूसरों के कफन तक ओढ़ा करते थे। साहब जिस वर्ग से मैं आता हूं मैंने उस हालात देखे हैं कि गंदगी उठाने के एवज में उसको दोपहर की बासी रोटी मिला करती थी, जूठन मिला करती थी। साल भर का काम करने के बाद उसको होली दिवाली पे उतरन मिला करती थी। जब कोई मर जाया करता था तो उसके कफन तक जो है हमारे पूर्वजों ने ओढ़े हैं, मगर आज तो वो व्यवस्था नहीं है। आज तो लोग शोरूमों से कपड़े लाके पहन रहे हैं, आज तो रेस्टोरेंटों में बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में खाना खा रहे हैं, आज तो वो हालत नहीं है। मगर ये जो परिवर्तन आया ये सोचना और समझना होगा हमें कैसे आया। ये परिवर्तन आया तो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत आया। ये परिवर्तन आया तो जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बदौलत ये परिवर्तन आया, नहीं तो हम लोग आज भी वही हालात रहते। लोग देश में लड़ाई सोच रहे हैं हिंदू और मुसलमान की है, मंदिर और मस्जिद की है, तलवार और भालों से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें कलम का रास्ता दिखा के गए और उन्होंने कहा कि इस कलम से जो चाहे वो ले लो, जो चाहे वो अपने जो है आप इससे अर्जित कर सकते हो। मैं अपने नौजवान साथियों को भी कहना चाहता हूं कि 6 फुट की झाड़ू चलाने से अच्छा है कि ये 6 इंच की कलम चला के जो है अपने जीवन में जो परिवर्तन करना चाहो वो कर सकते हो। मैं आपको लेके चलता हूं आगरा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी भाषण 18 मार्च 1956 का आखिरी भाषण। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े उदास दिल से ये कहा कि मुझे जो उम्मीद इन पढ़े लिखे कर्मचारियों से थी, मुझे वो उम्मीद पूरी होती नहीं दिखाई देती। वो क्यों और किस लिए कही, ये हमें सोचना चाहिए। किसी ने इस बात पे चिंतन नहीं किया और बुद्धिजीवियों ने करा, मगर जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग के लोग थे उन्होंने इस बात पे कभी चिंतन और मनन नहीं किया। क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस चाहत को लेके चले थे तो क्या वो किसके ऊपर लेके चले थे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये सोचते थे कि अगर एक पढ़ा लिखा मैं व्यक्ति जब हजारों लाखों लोगों करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सकता हूं, तो अगर मेरे साथ ये जो लोग हैं जिनको आरक्षण की बदौलत जो है अधिकारी कर्मचारी बनने का मौका मिला, अगर ये लोग भी जो है अपनी
हिस्सेदारी और भागीदारी को निभाएंगे, समाज में जो लिया है, समाज से जो लिया है या महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत जो लिया है, अगर ये लोग भी जो है आगे डिलीवर करने का काम करेंगे तो मेरे समाज के ऊपर जो परेशानी है, जो समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। मगर अफसोस की बात ये रही, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत को पूरा ना कर पाए। देश के अंदर दो तरह के माइग्रेशन हुए। एक प्रॉस्पेरिटी माइग्रेशन हुआ, जिसमें पढ़े लिखे कर्मचारियों को, पढ़े लिखे नौजवानों को शहर की तरफ बढ़ने का मौका मिला। वो क्यों बढ़े पढ़े लिखे नौजवान? कि उनको पढ़ लिख के यहाँ पे जो है उनको नौकरी मिलने का काम हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार की थी, चाहे वो राज्य सरकार की थी, चाहे वो एटोनोमस बॉडी में कोई सी भी नौकरियां थी, उनको मिलने का काम हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के कारण, आरक्षण की बदौलत उनको जो है बहुत सारी नौकरियां मिलने का काम हुआ, जो प्रॉस्पेरिटी माइग्रेशन हुआ। और दूसरा माइग्रेशन हुआ डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जिनके साथ गांवों में जुल्म जास्ती होती थी, वो उस अन्याय अत्याचार को सहते हुए शहरों की तरफ आए। और वो शहरों की तरफ कहां आए? जिनको नौकरी मिली उनको तो फ्लैट मिल गए, उनको तो जो है अपने अपने क्षेत्रों में रहने लगे, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, उनके जीवन में खुशहाली आ गई। मगर जिनको जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन हुआ, जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार सह के जो है रातों रात वहां से उन्होंने जो है पलायन किया, वो बहुत बड़ी मात्रा में शहरों में यहीं आए। आप देखते हो दिल्ली के अंदर आज देश में जो है 75 साल हो गए आजाद होने के बाद, आज भी रोडों पे आपको नालों के किनारे जो दिखाई देते हैं, वो कौन लोग हैं? वो हमारे ही लोग हैं। ये बहन बेटियां जो रेड लाइटों पे जो पैसे मांग रही हैं, जो है अपना पेट पालने के लिए पैसे मांग रही हैं, ये कौन लोग हैं? वो हमारे ही लोग हैं। ये जो आपको फ्लाईओवरों के नीचे पड़े दिखाई देते हैं, वो लोग कौन हैं? वो इसी डिस्ट्रेस माइग्रेशन की बदौलत आए। वो जो आपको रेलवे किनारों के जो है, रेलवे के किनारों पे झुग्गी डाले लोग दिखाई देते हैं, वो कौन लोग हैं? वो हमारे ही लोग हैं। जो आपको नालों के किनारे जो है झुग्गी डाले दिखाई देते हैं, तालाब के किनारे दिखाई देते हैं, लेटरिन शौचालयों के बराबर में दिखाई देते हैं, कूड़ा घरों के बराबर में दिखाई देते हैं, वो कौन लोग हैं? वो उसी डिस्ट्रेस माइग्रेशन का शिकार होकर जो लोग यहाँ पर आए, जैसे उनके पूर्वज जो है गांवों में जिंदगी जीने को मजबूर हुए, ऐसे ही वो आज भी जो है जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत इन लोगों से नहीं थी जो लोग रिक्शा चलाते थे, जो लोग झाड़ू लगाते थे, जो दूसरे लोगों के मरे हुए जनावर उठाते थे, जो लोग खाट बुनते थे, जो लोग अन्य अन्य व्यवस्थाओं में रह के अपना पालन पोषण करते थे, उन लोगों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत थी कि पढ़े लिखे समाज के लोग अगर तैयार हो जाएंगे, अगर ये लोग भी इस आंदोलन को अपने जो है समझ के जो है चलाने लगेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि आंदोलन चलाना कोई बच्चों का काम तो नहीं है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इस आंदोलन को सूझबूझ वाला व्यक्ति चला सकता है, इस आंदोलन को पढ़े लिखा व्यक्ति चला सकता है, इस आंदोलन को वो व्यक्ति चला सकता है जिसपे पैसा हो, जिसपे हुनर हो, जिसपे दिमाग हो और जिसपे समय हो। मगर जिसपे पैसा था, जिसपे हुनर था, जिसपे दिमाग था, वो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में और प्राइवेट संस्थानों में जो है शिफ्ट हो गए। जो इस काम के लायक था, काम के लायक रिक्शा चलाने वाला थोड़ी था, सफाई करने वाला थोड़ी था। इस काम के लायक वो लोग थे जो इस बात को जान सकते थे और समझ सकते थे। मगर वो लोग तो जो है नौकरियों में शिफ्ट हो गए। उन लोगों ने तो इस आंदोलन के बारे में पीछे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक किस्से को बताता हूं कि पहली बार जब रिजर्वेशन देश में लागू हुआ तो चार लोग रिजर्वेशन के माध्यम से यूपीएससी में जो है पास आउट होकर आए। एक आईएफएस लगे, जिसको बारे में अभी मेरे साथी बता रहे थे, डॉक्टर के.आर. नारायण, जो केरला के थे। एक बंगाल का चंडाल लगे, एक पंजाब का शेड्यूल कास्ट के लोग लगे, एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति लगे। चार लोग जो है पहली बार उनको रिजर्वेशन मिला। तो एक व्यक्ति खुश होके जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानते और समझते थे, उनको मानते थे। वो खुश होकर उनके पास मिठाई लेके चले गए और उन्होंने मिठाई जब लेके गए तो उन्होंने पूछा ये काहे की मिठाई है? बोले साहब जो चार लोग लगे हैं आपके अथक प्रयासों से, आपके अथक संघर्षों से, अगर आप आरक्षण के लिए लड़ाई ना लड़ते, आप जो है हम लोगों कमजोर वंचित वर्ग के लोगों के लिए जो है शिक्षा के दरवाजे ना खुलवाते, तो हम लोग यहाँ तक जो जिले का सर्वोच्च जो है पद होता है उस पर ना पहुंच पाते।
तो उन्होंने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मिठाई खाने से पहले ये पूछा कि क्या आप लोग अपने गांव जाते हो? क्या आप लोग अपने गांव जाते हो? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात सुन के वो असमंजस में रह गया। दोबारा बाबा साहब की तरफ उन्हें डब्बा बढ़ाया, तो बाबा साहब ने दोबारा कहा, भाई अपने गांव जाते हो? तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, जाता नहीं हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाया करो। जब वो देखेंगे कि हमारे ही बीच से निकला बच्चा नीली बत्ती की गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी में आ रहा है, तो और लोगों में भी मनोबल पैदा होगा, और लोग भी जो है जिज्ञासा होगी, वो एग्जाम्पल सेट करेंगे आपका, वो उदाहरण दे करेंगे कि हमारे ही बीच का बच्चा था और ये जो है पढ़ लिख के जो है यहां तक पहुंच गया। और जब आप उन्हें बीच में जाके बताओगे कि अगर इस देश के अंदर भारतीय संविधान ना होता तो मैं यहां तक ना आता, तो इसलिए गांव जाया करो, अपने लोगों से मिला करो। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा होता यह है कि हमारे लोग जो थोड़ा सा भी जो है उनको अधिकारी कर्मचारी शासन में बढ़ने का मौका मिलता है, तो वो सबसे पहले अपने समाज और अपने जो है गांव या अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ते हैं, कहीं उन्हें वो कोई काम ना बता दे। तो हमें अपने लोगों के बीच में जाना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने जाना चालू किया, हुआ परिणाम ये कि वहां से जो है दुनिया भर के बच्चे जो है सब आईपीएस और यूपीएससी तो क्लियर नहीं कर पाए, मगर अन्य अन्य सभी संस्थानों में जो है वहां के लोग लगने लगे। तो हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी लोगों को आज भी हम लोग कहते हैं कि उन्हें अपने लोगों के बीच में बैठना चाहिए, कुछ समय निकाल के, चाहे शनिवार इतवार को जाए। अगर हमारा जीवन, अगर हमारा लक्ष्य अपने परिवार को पालना है, तो इस समाज को भी जो है तैयार करना हमारा लक्ष्य है। यह समाज भी हमारा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की चाहत पढ़े लिखे कर्मचारियों से ये नहीं थी कि महीने में हमें जो है 100 रुपए दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे। नहीं, ये बिल्कुल भी उनकी चाहत नहीं थी। भाई पैसा है, हुनर है, जिस तरह से, जिस हुनर से वो दूसरों की रुकी हुई गाड़ी चला सकते हैं, तो इस समाज की भी गाड़ी बहुत दिन से रुकी हुई है। जिस हुनर से वो दूसरों के बैंक चला सकते हैं, दूसरों के कारोबार चला सकते हैं, तो इस समाज के अभी जो समाज का तो कारोबार ही नहीं है, समाज का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर वो चाहे थोड़ा सा हुनर, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा समय इस समाज के ऊपर भी लगाए, तो समाज की समस्याएं खत्म हो सकती है, समाज की समस्याओं का समाधान हो सकता है। यही काम हमें जो है हम पढ़े लिखे साथियों को करना चाहिए, यही काम हमें करना चाहिए। इस देश के अंदर लड़ाई मान्यवर जी रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के अथक प्रयासों से आज ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिसके घर पे 2 लोग आएंगे तो वो उसका पेट नहीं भर सकता। आज लड़ाई है तो आज लड़ाई है मान सम्मान और स्वाभिमान की। आज लड़ाई है तो भारतीय संविधान को बचाने की है। आज लड़ाई है तो जात पात का खात्मा करने की है। आज लड़ाई है तो सदियों से चली आ रही गैर बराबरी को खात्मा करने की है। आज लड़ाई है व्यवस्था के आखिरी पायदान पे पड़े व्यक्ति को ऊंच तक आने की, ऊंचे पद तक लाने की लड़ाई है। और आज लड़ाई है तो इस देश के अंदर जियो और जीने दो के उपदेश को पूर्णतः से स्थापित करने की है। आज लड़ाई है संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को स्थापित करने की लड़ाई है। और ये लड़ाई आरएसएस भाजपा वालों की तरह भाले और तलवार बांटने से नहीं चलेगी। ये लड़ाई लड़ी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ कलम के आधार पर लड़ी जाएगी। मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, नौजवान ये सोचते हैं कि लड़ाई जो है बंदूक की गोली से लड़ी जाएगी। नहीं, लोगों का मानना आज ये हो गया, पावर विल थ्रू आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, कि बंदूक की गोली से ही संघर्ष निकलेगा। नहीं, बंदूक से सत्ता नहीं निकलेगी। अगर सत्ता निकलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के कारण निकलेगी। और जो परिवर्तन होगा तो वो शस्त्र से आधार पे नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के आधार पे होगा। और हम सब लोगों को संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। साहब काशीराम साहब कहा करते थे, पावर विल बी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल। संघर्ष से ही सत्ता निकलेगी। और मगर हमारे नौजवान सोच रहे हैं कि संघर्ष बिना किए सब लोग अपना अपना हिस्सा ले लें, तो ऐसा तो मुमकिन होने वाला नहीं है। पहले तो संघर्ष करना पड़ेगा,
गेहूं घर गांव में जो क्या नाम है जमीन में पहले जो है अनाज बोना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है 1 साल का 6 महीने का सब्र करके समय समय पे उसको दाना समय समय पे उसको पानी देके समय समय पे उसको कीटनाशक देके उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, जब जाके जो है गेहूं निकलेगा और जब जाके पूरा परिवार और समाज के लोग रोटी खाएंगे। इसी तरह से संघर्ष से ही जो है सत्ता का रास्ता निकलेगा और आप सब लोग लगे रहिए। आपके साथ हम सब लोग भी लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हम सब लोग अपने लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं और आशा और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के प्रोग्राम जो दिल्ली में हुए हैं ये हर प्रदेश में होने चाहिए, ये हर जिले में होने चाहिए, ये हर जगह होने चाहिए। नहीं तो नौजवान तो ये सोच रहा है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की है, नहीं तो नौजवान ये सोच रहा है कि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की है। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे हमारे नौजवान में बेच रहा हूं, मेरा बेटा भी उस केले को 50 रुपए में बेच रहा है, मगर बोले तुम देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। जिस काम को तुम्हारा पिता 50,000 रुपए में कर रहा था उस काम को जो है तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा उस काम को 12,000 रुपए में 15,000 रुपए में 20,000 रुपए में कर रहा है। बोले इलाज मेरा हो रहा है या इलाज तुम्हारा हो रहा है। तो इससे हमें यह एहसास होता है और यह सबक मिलता है कि इलाज हम उनका नहीं हो रहा, इलाज हो रहा है तो हमारा हो रहा है। वो हिंदू मुस्लिम की आड़ में इस देश के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारे आने वाले लोगों का आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल को खत्म करने की बात कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों के जो है अधिकारों को हनन करने की बात कर रहे हैं और साजिश कर रहे हैं। इन सभी बातों को हमें समझना होगा। इस देश के अंदर होना क्या चाहिए था, राइट टू एजुकेशन लागू हुए इतने साल हो गए, मगर क्या सबको समान शिक्षा मिल रही है? होना तो ये चाहिए था सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए थी, सबको समान चिकित्सा मिलनी चाहिए थी और सबको समान रोजगार मिलना चाहिए था, जिसमें भारतीय संविधान में भी लिखा है कि समान कार्य और समान वेतन की बात जो है कही गई है और लिखी गई है। मगर हो क्या रहा है, पूंजीपतियों के जो है स्कूल्स खोले जा रहे हैं, पूंजीपतियों के द्वारा जो है मैक्स और अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं। क्या मैक्स हॉस्पिटल में 12,000 15,000 रुपए नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे का इलाज करा लेगा? क्या इन जो प्राइवेट स्कूल्स यहाँ दिल्ली के अंदर और अन्य जगहों पर खोले जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में 12,000 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने 2 बच्चों को पढ़ा लेगा? इस देश से गरीब कमजोर वर्ग के लोगों के घरों से शिक्षा को दूर किया जा रहा है। जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो बच्चा अच्छे रोजगार के लिए भी जो है तैयार नहीं हो पाएगा। इस देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार से दूर किया जा रहा है। जब जिन लोगों पे शिक्षा और रोजगार नहीं होगा तो अच्छी चिकित्सा ऑटोमेटिकली उनके घरों से दूर हो जाएगी। मैं आप लोगों से कहता हूं निरंतर संघर्ष जारी रखें। इस संघर्ष को लड़ते लड़ते अगर हमारी जान भी चली जाए तो आज ये जो नौजवान जो हमसे जो जूनियर हैं, जो यहाँ बैठे हैं, जो हमारे सुनेंगे, वो पीढ़ियां भी जो है इस संघर्ष के लिए काम करेंगी। आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, निरंतर ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। आपका धन्यवाद। अपनी बात को खत्म करता हूं 2 बात कहते हुए। मुट्ठी भर लोग इस देश में फूले शाहू अंबेडकर के विचारों को खत्म करना चाहते हैं और नादान है वो लोग जो इस देश के अंदर जो समुद्र को सुखाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आखिरी दम तक लड़ेंगे। धन्यवाद।